नमस्कार। परख के आज के अंक में मैं एक छोटी सी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा जो कई बार राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के मन में आता है। कई बार क्लास में वो प्रश्न के रूप में सामने आता है और बार बार आते रहता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका भाग नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेटो को पढ़ना चाहते हैं, एरिस्टोटल को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके सामने हमेशा ही एक शब्द आता है सोफिस्ट का। और कई बार कुछ विद्यार्थी इसे सूफ़ी से मिला देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें यह लगता है कि सोफिस्ट एक व्यक्ति के बारे में शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है। पर जब हम ये सोफिस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं तो मोटे तौर पर यह प्रयोग इस बात से संबंधित होता है कि कुछ ऐसे शिक्षक थे, शिक्षकों का एक ऐसा समूह था प्राचीन ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जो लोगों को शिक्षा देने का काम करता था। तो मेरी ये कोशिश होगी कि एक परिचय आज के परख में मैं सोफिस्ट के बारे में दे दूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब हम ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करते हैं और ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करते हुए हम सोक्रेटिस के पहले के दौर में जाते हैं, जिसे कि पूर्व सुकरात दौर कहा जाता है। सोक्रेटिस के लिए हिंदी में कई बार सुकरात शब्द का इस्तेमाल होता है या अक्सर सुकरात के नाम से ही हिंदी भाषी विद्यार्थी उन्हें जानते हैं। और एरिस्टोटल जो हैं उन्हें अरस्तु के नाम से जाना जाता है। ये भी एक अलग तरह की मैं अक्सर इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कब ऐसा हुआ जब वास्तविक नाम को छोड़कर हिंदुस्तान में एक अलग तरह के नाम को अपना लिया गया। और मैंने यह भी बहुत पुरानी हिंदी की किताबों में पढ़ा है कि प्लेटो के लिए अफलातून शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी इस बात की मेरे पास साफ तौर पर जानकारी नहीं है कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा कब शुरू हुआ। लेकिन हमारे आज के विषय के हिसाब से हमें यह ध्यान रखना है कि जो सुकरात के पहले का जो दौर है वहाँ, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के समय से 4ठी सदी ईसा पूर्व में जो है वो सुकरात का दौर था। लेकिन उसके पहले का जो 200 वर्ष था वो काफ़ी उथल पुथल का था। लेकिन उथल पुथल जो हम कह रहे हैं, दर्शन के स्तर पर अलग अलग तरह के सवालों पर विचार किए जा रहे थे। ब्रह्मांड कैसे बना, इस दुनिया में जीवन कैसे आया, इस तरह की जो अलग अलग बातें हैं उन पर बातचीत हो रही थी। जो सोफिस्ट का एक दौर शुरू होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में सोफिस्ट्स आए और उन्होंने इस दुनिया के बारे में बातचीत करनी शुरू की। उनके पहले के जो चिंतक हुआ करते थे उनकी बातचीत का जो पूरा दायरा था वो यह था कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में यथार्थ क्या लगातार परिवर्तित होते रहता है, या ब्रह्मांड को संचालित करने वाली कोई स्थिर से शक्ति है। इस तरह की बातें थीं और अलग अलग तरह के वाद विवाद थे। लेकिन सोफिस्ट्स ने इस दुनिया के बारे में बातचीत करनी शुरू की और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे मनुष्य को एक जीवन जीना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सोफिस्ट के बारे में पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये कोई एक व्यक्ति, कोई एक चिंतक नहीं है, बल्कि यह चिंतकों का एक समूह है जिसमें कि सुकरात के पहले के दौर के चिंतक सम्मिलित हैं। कुछ लोग सुकरात को भी एक सोफिस्ट के रूप में ही देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सोफिस्ट जो थे वो शिक्षक के रूप में थे, लेकिन ये ऐसे शिक्षक नहीं थे, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो, जो कि बिना पैसे लिए शिक्षा देते थे। ये पैसा लेकर शिक्षा देते थे और जो इनकी शिक्षा देने की पद्धति थी उसमें ये लगातार इस बात पर जोर देते थे कि जो उनका विद्यार्थी है वह जीवन में कैसे सफल हो, व्यवहारिक जीवन में कैसे सफल हो, उसे ज़्यादा यश कैसे मिले, उसे ज़्यादा कामयाबी कैसे मिले। और ये जब पैसा लेकर शिक्षा देते थे तो आमतौर पर ये अमीर परिवारों के या कुलीन परिवारों के बच्चों को ही शिक्षा देते थे और इसके कारण से ये एथेंस में काफ़ी अलोकप्रिय भी थे। और अगर हम कुछ प्रमुख सोफिस्ट्स के नाम लें तो उन सोफिस्ट्स में सोफोसेल्स, यूरिपिडस, एरिस्टोफेंस जैसे नाटककार, हेरोडेटस, थ्यूसिडेडस जैसे इतिहासकार, सुकरात जैसे दार्शनिक सम्मिलित हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अधिकांश सोफिस्ट्स का कुछ अपना लिखा हुआ हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि सुकरात का भी अपना लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है। तो
अब हम सोफिस्ट के बारे में कैसे जानते हैं? सोफिस्ट के बारे में जानने का तरीका ये है, कुछ सोफिस्ट हैं जिनकी कुछ आधी अधूरी किताबें मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश सोफिस्ट के बारे में हमारे पास जानने का तरीका यह है कि हम प्लेटो या किसी अन्य विद्वान के, जो उनके समय के जो लेखक थे, उनके लेखन से इनको समझने की कोशिश करें, या कुछ अन्य लेखक अगर जो उस समय लिख रहे थे उनकी कुछ किताबें या उनकी किताबों का कुछ अंश बचा हुआ है, तो उससे दूसरे सोफिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये सीधे तौर पर इनका कुछ लिखा हुआ भी उपलब्ध नहीं है। यह कहना भी सही नहीं है कि सारे सोफिस्ट जो थे वो एक तरह की सोच का प्रतिनिधित्व करते थे। मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने मार्क्सवादी शब्द आता है, तो मार्क्सवादी शब्द जब सामने आता है तो ये बात तो सच है कि सारे मार्क्सवादी भी एक जैसे नहीं होते हैं। उसी तरीके से अगर हम सोफिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सोफिस्ट शब्द सिर्फ यह बताता है कि शिक्षकों का एक समूह जो कि कुछ जीवन से जुड़े प्रश्नों पर विचार कर रहा था और जो कुलीन परिवार के लोगों को शिक्षा देता था। इसके अलावा ये इसमें बहुत तरह की विभिन्नताएं थीं, कई तरह की भिन्नताएं थीं। मार्क्सवादी वाले सवाल को मैं, या उस पहलू को मैं यहीं छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था कि मार्क्सवाद के भीतर भी कई तरह की, मार्क्सवादी शब्द के भीतर भी कई विभेद रखने वाले चिंतक मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ मुख्य बातों को साझा करते हैं। लेकिन सोफिस्ट अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि वह चिंतकों का सिर्फ एक समूह मात्र है। मैं आपके सामने दो सोफिस्ट के बारे में एक उदाहरण दूंगा और फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। ये दो उदाहरण ये बताएंगे कि सोफिस्ट के भीतर भी अलग अलग तरह के विचार रखने वाले लोग थे, और मोटे तौर पर वो यह चाहते थे कि जो युवा हैं वो बहुत ही गूढ़ बातों का, जो कि इस दुनिया से परे हैं, उनकी चिंता ना करके इस दुनिया में सफल होने की कोशिश करें, यश पाएं, अपने शौर्य को स्थापित करें, अपनी वक्तृता कला के आधार पर खुद को स्थापित करें। तो पहले जो सोफिस्ट हैं जिनकी हम बात करेंगे वो प्रोटागोरस हैं। प्रोटागोरस जो थे वो उनके बारे में भी उनका लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। उनके बारे में जो जानकारी है वो प्लेटो का एक डायलॉग है प्रोटागोरस, उसमें मिलता है, और कुछ अन्य लेखकों की लेखन में उनका जिक्र आता है। प्रोटागोरस का जो पूरा विचार है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो ये चाहते हैं कि हर एक चीज़ का एक व्यवस्थित प्रशिक्षण युवाओं को मिलना चाहिए। वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि राजनीति या कोई भी और काम बिना प्रशिक्षण के किया जा सकता है। वो ये कहते हैं कि बिना कोई सिर्फ इसलिए राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता है क्योंकि उसके पिता राजनीतिज्ञ थे, जब तक से उसको सही तरीके से प्रशिक्षण ना मिले। पर इससे आगे बढ़ते हुए प्रोटागोरस यह भी कहते हैं कि अगर आप किसी पॉलिस में या किसी राजनीतिक समुदाय में रह रहे हैं तो वहाँ पर लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए या एक साझापन का विकास करने के लिए कुछ साझा मूल्यों पर आपका भरोसा होना चाहिए। यानी कि ये कम्युनिटी के रोल को पूरी तरीके से नकारते नहीं हैं, ये परंपरा के मूल्य को भी पूरी तरीके से नकारते नहीं हैं। जो प्रोटागोरस का यह जो पूरा एक विचार सामने आता है वह उन्हें दूसरे सोफिस्ट से अलग करता है। अब एक अन्य सोफिस्ट की हम बात करते हैं, थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस का भी अपना लिखा हुआ कुछ उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोगों ने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ा होगा तो उसमें थ्रेसिमेकस भी एक कैरेक्टर के रूप में आते हैं, जहाँ पर सोक्रेटिस लोगों से यह सवाल करते हैं कि न्याय क्या है। तो थ्रेसिमेकस ये जवाब देते हैं कि जो न्याय जो है वो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसका हित होता है, और इसके आधार पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि, और ये पूरी तरीके से एक रियलिज्म का या यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें किसी तरीके का आदर्शवाद नहीं है, कि जो भी व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो अपने पक्ष में काम कराने की कोशिश करता है। और इसी आधार पर थ्रेसिमेकस जो हैं वो आगे बढ़कर इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि उनका अपना हित ज़्यादा से ज़्यादा पूरा हो, और अगर वो अपने हित को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो वो न्यायपूर्ण काम है। उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ज़्यादा यश मिले, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ज़्यादा संपत्ति मिले, उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें समाज में अच्छा पद मिले। तो वो ये युवाओं को एक तरह से इस दिशा में प्रेरित करते हैं।
और ये जो एक पूरी जो सोच जो सामने आती है सोफिस्ट के माध्यम से, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के को पढ़ते समय सोफिस्ट का महत्व इसलिए भी सामने आता है क्योंकि अगर हम प्लेटो, सोक्रेटिस या एरिस्टोटल को समझना चाहते हैं तो उसमें जो एक मुख्य अंतर सोफिस्ट से आता है, प्रोटोगोरस जैसे सोफिस्ट्स को छोड़ दिया जाए तो, कि यहाँ पर कम्युनिटी के रोल को ज़्यादा स्वीकार या ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, पर बाद के जो चिंतक हैं वो इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यह ज़रूरी है कि हम थोड़ी गहराई से और साफ तौर पर जो सोफिस्ट शब्द है उसकी समझ अपने पास रखें, उससे हमें जो राजनीति सिद्धांत या राजनीति दर्शन है उसका जो ग्रीक स्वरूप है उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मुझे ये उम्मीद है कि सोफिस्ट के बारे में इस छोटी सी चर्चा के माध्यम से आप सोफिस्ट शब्द के अर्थ, उससे जुड़े हुए कुछ जटिल पहलुओं और उसके कितने लेखन मौजूद हैं, कितने लेखन मौजूद नहीं हैं, उसे समझने का स्रोत क्या है, इन सब पहलुओं को समझ पाए होंगे। तो परख के इस छोटी सी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान या राजनीति से जुड़े किसी अन्य पहलू पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।